नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करने वाले हैं आज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के ऊपर। काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस भी थे, टेलीग्राम पे लेटेस्ट आप लोगों से पूछा था किस स्टॉक पे वीडियो चाहिए, तो उज्जीवन वाज द हाईएस्ट वोट गेनर, तो इस पे वीडियो लाना कंपलसरी था। तो आज इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे। आज की डेट में क्या हो सकता है, जिनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टेड है वो फ्रेश लेना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं, कंपनी चल क्यों नहीं रही है, किन कौन से लेवल के ऊपर इसमें मोमेंट आएगा, सारी बात हम करने वाले हैं। चलिए फिलहाल चलते हैं इसके चार्ट पे। सबसे पहले खाली इतना डाटा देखिए, स्टॉक अपने हाई से लगभग 79% करेक्ट होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है लगभग 14-15 रुपए पे, वहां से स्टॉक एक बाउंस लेके 62 तक जाता है। एक लास्ट वीडियो हमने इस पे अपलोड किया था जिसमें हमने बात करी थी कि मोमेंटम क्रिएट होगा 63 के ऊपर, रीजन इज 63 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो ही मोमेंटम क्रिएट होगा, तब तक स्विंग ट्रेड इसमें नहीं बनती। इन्वेस्टमेंट वालों के लिए ये कैसा है, उसके लिए एक बार फंडामेंटल देखते हैं, फिर अगेन बात करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल डाटा पे, लेकिन ध्यान रखिए इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो, किसी टाइप से कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो लाने की कोशिश होगी। मुझे रिसर्च करने में समय लगता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा अगर मेरी तरफ से देरी हो रही है तो, लेकिन कोशिश होगी जल्दी से जल्दी वीडियो आपके सामने लेकर आऊं। आपके पास अगर एडवाइजर है तो उसके साथ कंसल्ट करिए, एडवाइजर नहीं है तो अपने दिमाग से काम लीजिए। मेरी किसी भी बात को रिकमेंडेशन मानने की गलती ना करें, आपका भारी नुकसान हो सकता है। फिलहाल बात कर लेते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे। तो अब हमारे सामने चल रहे हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के फंडामेंटल। देखिए कंपनी की रीसेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर ही देखिए, यहाँ पे कंपनी के लोन बुक जो है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है, डिपॉजिट के अंदर बढ़ोतरी है, यहाँ पे कासा के अंदर कंपनी अच्छा कर रही है। इसके अलावा कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस, एनपीएस को लेकर, सीआरआईआर को लेकर, एम्प्लॉइज को लेकर कंप्लीट डाटा हमारे सामने है। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ फेज जो है वो चल रहा है, लेकिन फिर ये स्टॉक क्यों नहीं चलता, उसका जवाब भी आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं बेसिक लेवल फंडामेंटल्स पे। अगर मैं इन बेसिक लेवल फंडामेंटल्स को देखने जाऊं तो आप इन चीज को समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां से इसको ब्रश ले लेते हैं, चलिए आइए इसकी बात करते हैं। दिस इज द बेसिक लेवल फंडामेंटल। 9000 करोड़ की मार्केट कैप अभी ये कंपनी रखती है, ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का भी। और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग देखिए, सिर्फ 7 की पीई पे स्टॉक आपको अवेलेबल हो रहा है। आरओसी और आरओई दोनों काफी अच्छा है, ज्यादा मैटर आरओसी करेगा, आरओई नहीं करता, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी तो छोटी होती है बैंकिंग में, एक्चुअल में काम तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही होता है, तो आरओसी को देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी बैंकिंग में तो बहुत कुछ चीजें देखनी पड़ती है। आगे देखिए, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, लेकिन प्रोमोटर्स ने कुछ एक परसेंटेज अपनी होल्डिंग का बेचा है। अब इसके पीछे जो भी रीजन रहे हो, लेकिन बेचा है वो हमें ध्यान में रखना होगा। डिविडेंड यील्ड इस प्राइस पे भी 3% के आसपास का डिविडेंड यील्ड हमें मिल जाता है, जो हमें ध्यान देना है। डेट टू इक्विटी 7 के आसपास है, जो ठीक ठाक दिखता है। ईपीएस कंपनी का लगभग 7 रुपए के आसपास है, यानी आप 46 रुपीज का शेयर ले रहे हो और 6 रुपए 45 पैसे का उसके अंदर अगर ईपीएस है, तो अभी की डेट में ईपीएस हो जाता है 15%। जब ये स्टॉक 60 रुपए पे था तो यही ईपीएस 10% के आसपास था, तब भी अट्रैक्टिव था, अभी और अट्रैक्टिव हो जाती है वैल्यूएशन वाइज में। यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग अनप्लेस है, दैट इज गुड। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की अच्छी मानी जाएगी, मार्केट कैप टू सेल्स ठीक ठाक है, बहुत अंडर वैल्यूड दिखा रही है, तो पीजी रेशियो बहुत अंडर वैल्यूड दिखाता है, फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो ऐसी कंपनीज मिलती नहीं है ढूंढने से भी। अगर इसकी इंडस्ट्री की पीई को देखा जाए तो 12 के आसपास चल रही है, तो अगर यहां से 7 से 12 भी लेके जाए तो भी लगभग स्टॉक में 50% तेजी का चांस बन के नजर आता है। ये हमने बेसिक लेवल डाटा को देखा है, फंडामेंटली कोई इश्यू नजर नहीं आता बेसिक लेवल पे। आगे बात करते हैं, यहां देखिए इस कंपनी के कंप्लीट डाटा को जो कि हमारे पास में आ रहे हैं क्वार्टर रिजल्ट के। अब देखिए कंपनी का रिवर्स मर्जर भी हो रहा है, ये इसकी बात भी हम आगे वाले टाइम में करने वाले हैं। दिसंबर का डाटा देखिए, 1471 करोड़ की सेल्स और प्रॉफिट यहां पर 300 करोड़ का नेट प्रॉफिट, ईपीएस 1.53 का। अगर यहां पे आप ध्यान से देखें और इसको कंपेयर करें लास्ट ईयर से, तो वहां से सेल्स काफी अच्छी है, पॉजिटिव है, कोई खराब नहीं है। लेकिन यहां पर ये चीज देखिए आप, फाइनेंशियल्स, ये देखिए मार्जिन्स के ऊपर कैसे प्रॉफिट रहा, सॉरी मार्जिन्स के ऊपर कैसे प्रेशर रहा, 23% से 14% हो गए। तो इसीलिए आपके प्रॉफिट्स उतने नहीं बढ़े, लेकिन आपकी सेल्स बढ़ी है, यानी आपकी रिवेन्यू इनकम बढ़ रही है, वो अच्छी चीज है। ये रिवेन्यू हो जाती है इस केस में, यानी आपकी इनकम बढ़ रही है, जो अच्छी चीज है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे प्रॉफिट से 293 करोड़ के इतनी सेल्स पे, और अभी इतनी सेल्स पे हम 300 करोड़ प्रॉफिट ला रहे हैं, जबकि मार्जिन हमने 9% से कम कर लिया, उसके बाद भी अच्छा परफॉर्मेंस बैंक ने किया है। आगे देखिए यहाँ पे दिसंबर 21 का डाटा देखिए, यहाँ भी आपको क्लियर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि कोविड के टाइम का पीरियड था तो इसको ना देखना ही बेटर होगा। रिसेंट में आप देखेंगे तो 200-300 करोड़ के प्रॉफिट नॉर्मल हो गए। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार 300 करोड़ या उससे ऊपर के प्रॉफिट देना मामूली बात नहीं होती, दैट इज वेरी गुड, और ये बहुत अच्छा साइन माना जाएगा। आगे बात करते हैं, ये ईयरली पीएनएल को देखिए, यहाँ पे ईयरली पीएनएल अगर 2022, 21,
2023 और ये ट्रेलिंग 12 मंथ। अब ध्यान से देखिए, प्रॉफिट्स की तरफ जाइए। देखिए कंपनी लॉस से प्रॉफिट के अंदर आ गई है कोविड के बाद में, और अब 1200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट कर रही है। 6 रुपए से ऊपर का ईपीएस है कंपनी का, और यहां पर कंपनी अपने मार्जिन को, जबकि प्रेशर झेल रही है, उसके बाद भी अच्छा प्रॉफिट मेंटेन कर पा रही है। रीजन इस कंपनी की ग्रोथ हो रही है, और यहां पे इनकी ब्रांचेस भी काफी ज्यादा खुल गई है। लगभग 700 से 800 ब्रांचेस हो चुके, 700 से 750 शायद, इतनी ब्रांचेस है, और उसके अंदर ये डाटा कंपनी ने पोस्ट किया है रिवेन्यू के साथ में। तो फंडामेंटली यहां भी कोई इश्यू नजर नहीं आता। ओवरऑल ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल 10 साल की अगर ग्रोथ देखें तो बहुत शानदार ग्रोथ है। प्रॉफिट की ग्रोथ देखें तो भी बहुत शानदार ग्रोथ मानी जाएगी। इसी तरह अगर हम देख लें स्टॉक प्राइस की ग्रोथ, तो देखिए डाटा अवेलेबल ज्यादा नहीं है, बट जितनी है उसमें अच्छी है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की ठीक ठाक मेंटेन मानी जाएगी। यहां पे प्रॉब्लम ही नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास अभी भी 73% की होल्डिंग है, एफआईआईज के पास 3.7, डीआईएस के पास लगभग 4, और पब्लिक के पास 18.72% की होल्डिंग है। अगर अब आप ध्यान से देखें तो पब्लिक के पास हाईएस्ट एवर होल्डिंग हो चुकी है। लगभग 6 लाख शेयर होल्डर्स है पब्लिक में इस कंपनी के, जो कि 18-19% की होल्डिंग रखते हैं। शेयर क्यों नहीं चलता, इस चीज को लेकर बड़ी चर्चा है। चलिए चार्ट पे बात करेंगे, और साथ में रिवर्स मर्जर का भी डिस्कशन करेंगे। अब आ गए हम चार्ट पे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक चल क्यों नहीं रहा। कंपनी का एक्चुअली रिवर्स मर्जर होने वाला है उज्जीवन के साथ में। ये है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ये है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। इन दोनों का डीमर्जर हो रखा था, अब वो रिवर्स मर्जर होगा। उसे कहते हैं रिवर्स मर्जर होना, वापस मर्जर होना एक दूसरे के साथ में। तो रिवर्स मर्जर होगा, और रिवर्स मर्जर के बाद में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ वापस मिल जाएंगे। अब यहां पर रिवर्स मर्जर के बाद में क्या क्या होता है आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये समझो एनसीएलटी का अप्रूवल ही अभी नहीं मिल रहा है। एनसीएलटी का जो अभी अप्रूवल चाहिए हमें वही नहीं मिल रहा, इसमें डिले हो रही है, और डिले जो होती है वो मोमेंटम को किल करती है। बैंकिंग के मोमेंटम में भी ये स्टॉक नहीं चल पाए जितना चलने चाहिए थे। इस टाइप की अंडरवैल्यूड कंपनी ज्यादा चलनी चाहिए, बट नहीं चल रही। यहां पे मार्जिन्स के अंदर कंपनी के ऊपर प्रेशर है, ये दूसरा रीजन है। सेंटिमेंट अभी मार्केट के ओवरऑल ही खराब है, ये तीसरा रीजन है। एंड चौथा है इलेक्शन टाइम है अभी आने वाले समय में, तो इस टाइम पे ऐसे स्टॉक्स को यहां पे प्रेशर देखने को मिल जाता है। तो वही इसके साथ होता हुआ दिख रहा है, रिवर्स मर्जर है। और सबसे बड़ा रीजन है ये वाला एनसीएलटी का। एनसीएलटी जितनी जल्दी यहां पर अपने प्रोसेस को पूरा करेगी उतना इस कंपनी के लिए अच्छा होगा, और जितना टाइम लगेगा उतना इस कंपनी के लिए खराब होगा। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रांग मानी जाएगी। फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। बाकी देखो बैंकिंग में चाहे कितने ही फंडामेंटल देख लो, आदमी फंडामेंटल देखते देखते खुद मेंटल हो जाए। बैंकिंग के इतने फंडामेंटल होते हैं, देख ही नहीं पाता कोई। अब तुक्केबाजी तो कोई भी कर ले, लेकिन एक्चुअल में बैंकिंग के फंडामेंटल देखने इतनी आसान नहीं होते हैं। ये रीजन थे जिस वजह से कंपनी नहीं चल रही है। अब राइट नाउ चार्ट क्या बोल रहा है वो भी हमें समझना होगा। यहाँ पे देखिए स्टॉक ने करेक्शन किया, ये हमने देखा। इस डाटा को हम टाटा कर देते हैं। यहाँ समझने की कोशिश करिएगा स्टॉक के लिए ऊपर की जर्नी कैसे रही। यहाँ से एक सीधी तेजी आती है, तेजी के बाद में करेक्शन, ब्रेकआउट, फिर यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन, और अब ब्रेकडाउन करके स्टॉक नीचे आया। अगर ये 63 का लेवल काटता तो यहां से और हमें तेजी देखने को मिलती, बट 63 का लेवल नहीं कटा। दैट मींस वहां पे मोमेंटम खराब हो गया, और ज्यादातर मोमेंटम खराब हो गए। यहाँ पे 47, 48 के नीचे आने पे और खराब हुआ। ये लेवल तो खराब हुआ ही था, ये डबल मोमेंटम इसने खराब किया। रिसेंट में स्टॉक जो है बड़े सपोर्ट रेंज के आसपास खड़ा है। ये सपोर्ट रेंज है एक्चुअली, अगर इसको पूरा देखा जाए तो ये बड़ी सपोर्ट रेंज है 40 रुपीज से 44 के बीच की। ये एक बड़ी सपोर्ट रेंज है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस सपोर्ट रेंज में ऐड किया जा सकता है शेयर को, या फिर अभी वेट किया जाए। रीजन ये कि यार मर्जर को लेके अभी क्लैरिटी आई नहीं है कि एनसीएलटी कब तक टाइम लेगी, क्या करेगी, वो क्लैरिटी आ नहीं रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वो क्लैरिटी ना आए और इस चक्कर में बैंकिंग तो पूरा चल जाए बट ये चल ना पाए, क्योंकि इसको लेकर मार्केट में कंफ्यूजन हो, तो वहां पर बड़ा पैसा आता नहीं है और स्टॉक भागता नहीं है। तो 40 से 44 की इस रेंज में ले या ना ले, ये बड़ी कंफ्यूजन है। उसके ऊपर अभी बात करेंगे, बट ये एक डिमांड जोन इसके लिए रहेगा। अभी रिसेंट में इसी में एंटर करके स्टॉक एक हल्का सा बाउंस लेने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, ये हमने देखा। अब स्टॉक के लिए ये चीज देखिए कि यहां पर जब स्टॉक आया था, ये 2020 या 19 का प्राइस है, इसको 2020 का प्राइस मान लो। यहां पर इस टाइम पे आपने देखी कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे थे, एकदम खराब थे, कुछ नहीं था। राइट नाउ अगर आप देख रहे हो यहां पर, तो कंपनी 1200 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट लेके आ रही है। यहां पर बहुत कम प्रॉफिट थे, मैं यहां पे लिख देता हूं लो मार्जिन भी लो थे, एंड लेस प्रॉफिट,
लेस प्रॉफिट था। तो अब आप देखिए कि कंपनी को इस वैल्यूएशन पे सेम प्राइस पे ट्रेड नहीं करवाया जा सकता। खाली एक ही कारण हो सकता है कि कंपनी को लेके कुछ न्यूज आने वाली और वो न्यूज एनसीएलटी ला सकती है। तो जैसे ही उसका काम खत्म होगा तब इसको रियल वैल्यूएशन मिलनी चालू होगी। तब तक इस बेचारे को वैल्यूएशन नहीं मिल रही जो इसको मिलनी चाहिए, वो मिल ही नहीं रही है। हालांकि हमें उसका पता कैसे चलेगा? हमें उसका पता चलेगा 63 की क्लोजिंग के बाद में। एक बड़ा मोमेंटम गेन होगा 63 की क्लोजिंग के बाद में, बट वो प्राइस अब काफी दूर होता है। तो स्विंग ट्रेडर तो 63 के ऊपर देख लेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं क्या वो अभी यहां पर कुछ कर सकते हैं? मेन मुद्दा ये आता है। आइए बात करते हैं मंथली चार्ट पे, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट अभी की डेट में क्या बोल रहा है? तो लुक एट दिस, ये मंथली चार्ट है, यहां देखने की कोशिश करिए। ड्रॉइंग्स को हम हाइड कर लेते हैं। ये मंथली चार्ट रहा, ध्यान से देखिए। ये स्टॉक यहां पे था, यहां से इस रेजिस्टेंस रेंज को एक बार रेस्पेक्ट मिलने के लिए आ रहा है। सिंपली ये समझो, आप न्यूज को भूल जाओ, न्यूज को दिमाग से एक बार निकालो, सिंपली चार्ट के ऊपर समझो कि क्या ये एक बार यहां पे करेक्शन करने के लिए आ रहा है? आंसर इज यस, हाँ करेक्शन के लिए आ रहा है। अब स्टॉक के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें क्या हो सकती है वो समझो। स्टॉक के लिए वापस यहां से जब इस टाइप का फॉल आता है तो उस टाइप के फॉल के बाद में अगर स्टॉक डायरेक्ट ऊपर जाता है तो यहां ऐसा नहीं होता कि इंडिकेशन यहां आते, डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो भी उसको कम से कम 54 के ऊपर जाने पे बुलिश मोमेंटम आता है। 54 का लेवल ही हमने क्यों चुना उसको समझो। अब यहां पे आइए ध्यान से, ये इस कैंडल का, ये हमारी मार्च की कैंडल है, मार्च की कैंडल का हाई है 53.90। जहां से प्रेशर शुरू हुआ है वहीं से प्रेशर खत्म होगा। जहां से प्रेशर शुरू हुआ है यहां से प्रेशर शुरू हुआ है, तो यहीं से प्रेशर खत्म हो सकता है। यानी आप इसी लेवल के ऊपर आ जाओ तो प्रेशर खत्म हो जाएगा। यानी 54 के ऊपर अगर वी शेप रिकवरी भी गया तो 54 के ऊपर स्टॉक को देखना चाहिए। इतना क्लियर होता है, बुलिश होगा। अच्छा ठीक है, अगर वी शेप नहीं जाता तो क्या होगा? तो फिर यहां पे टाइम पास होगा, यानी कंसोलिडेशन हो सकता है। अगर कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट करके निकलता है तब देखना चाहिए, तब बुलिश होगा। देखो क्लियर हुआ, पहली कंडीशन वो थी, दूसरी ये है। अब तीसरी क्या हो सकती है? तीसरी ये हो सकती है कि भाई यहां से अभी और नीचे जाए, और नीचे जाए, तो ये भी कंडीशन सक्सेसफुल है कि यहां पे भी ऐसा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसा होता है तो हमें क्या करना है? जब तक ट्रेंड बुलिश है तब तक हमें कुछ करना ही नहीं है, सॉरी जब तक ट्रेंड बेरिश है तब तक हमें कुछ करना ही नहीं है। बुलिश होने लगेगा तब देखेंगे। यहां से भी वापस अगर ऊपर आना हुआ तो कुछ ना कुछ सेटअप बन के या काम होके फिर ऊपर आएगा, वरना नहीं आ सकता। तो इतना में पता चला कि राइट नाउ ट्रेंड नेगेटिव है। बुलिश होने के लिए कम से कम 54 के ऊपर हमें आकर सस्टेन करना होगा। 54 के ऊपर क्या चाहिए? 54 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तब जाके मोमेंटम क्या होगा? बुलिश होगा। अच्छा स्ट्रॉन्ग, अब ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो है ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यानी स्टॉक के लिए मोर वीकनेस, ज्यादा वीकनेस कब होगी? मोर वीकनेस, ज्यादा वीक कब हो जाएगा स्टॉक? बिलो 40, बिलो 40, बिलो 40 स्टॉक के लिए रुकना बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। इस बात को हमें माइंड में नोट डाउन करना चाहिए। बिलो 40 रुकना नेगेटिव पॉइंट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। एक बार वहां पे ज्यादातर नेगेटिविटी आने शुरू हो जाएगी शॉर्ट टर्म के लिए, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो ऊपर में हमने देख लिया 54, नीचे में ऑलमोस्ट 40, सॉरी यहां पर 40 का लाइन लगा हुआ है, ये रहा ऑलमोस्ट 40। तो इस रेंज के अंदर स्टॉक जब तक है तब तक तो ठीक ठाक है। जहां कटेगा वही फटेगा, नीचे कटा तो नीचे फटा, ऊपर कटा तो ऊपर फटा, इस बात को नोट डाउन रखिए। आइए इसको डेली चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। यहां पर देखिए 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगा हुआ है ब्लू लाइन के साथ में। ये देखिए अभी इस लेवल के नीचे आया है, तो इसके नीचे भी रुकना एक नेगेटिविटी है। यहां पे शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव हो चुका है, और जिस टाइप से फॉल है वो आप समझिए, यहां पे कंसोलिडेशन था तो उसके बाद नीचे आया है, दैट मींस यहां पे एक बार प्रेशर रहेगा। अब वापस आप इसी रेंज के अंदर जाते हो, यानी कि वो 54 का ये जो लेवल होगा इस रेंज के ऊपर आते हो, तब आप बुलिश होते हो। तब तक आप बुलिश नहीं हो, तब तक आपका ट्रेंड रहेगा या तो साइडवेज या फिर आपका रहेगा नेगेटिव, या तो साइडवेज रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो हमें इतना पता चल गया फिलहाल जो रीसेंट में है कोई बड़े मूव की संभावना नहीं है, इतना हमें पता चला। अगर बड़ा मूव आता है तो क्या करना? तो हमें 54 के लेवल का ध्यान रखना, सिंपल सी बात होगी। यानी ऊपर जाएगा तो भी हमारे पास लेवल है, और अगर ऊपर नहीं जाता है, साइडवेज टू नेगेटिव है, तो हमें एक बार शांति से बैठे रहना होता है। क्लियर हुआ इतना? आगे बात करते हैं हम वापिस से मंथली चार्ट पे और वीकली चार्ट पे कि आज की डेट में किया क्या जा सकता है। चलिए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले यहां बात कर लेते हैं, कोई अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, तो वो भी क्या कर सकता है उसकी बात करते हैं। देखिए कोई भी अगर यहां पे ऑलरेडी इन्वेस्टेड है और उसको लगता है कि कंपनी का जैसे फ्यूचर अच्छा है, जैसे मुझे लगता है कंपनी के फंडामेंटल जो है वो बहुत अच्छे हैं। कंपनी के टेक्निकल कैसे हैं? कंपनी के टेक्निकल अभी साइडवेज टू नेगेटिव है, साइडवेज टू नेगेटिव रहने वाले हैं। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं? हमें क्लियर करना होगा कि हमें इस स्टॉक को यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो क्या 2 से 5 साल के लिए देख रहे हैं, 2 to 5 ईयर्स के लिए देख रहे हैं? अगर हाँ
तब तो हम नीचे इसको क्या कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तब तो हम नीचे इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर हमारा आंसर है नहीं, हम 2 से 5 साल के लिए नहीं देख रहे, हम तो इसको कुछ कम समय के लिए देख रहे थे, मतलब मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो फिलहाल सिचुएशन क्या है, फिलहाल ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव है। तो इस टाइप के ट्रेंड में आपको कोई भी मौका मिलता है और आपको लगता है कि भाई हम इतना लंबा समय नहीं देख सकते, तो वो एक एग्जिट की अपॉर्चुनिटी होती है उन प्लेयर्स के लिए, ये हमें नोट डाउन करना होगा। तो ये ऑलरेडी इन्वेस्टर जो है उन लोगों के लिए हुआ। अब यहां पर बात करते हैं, कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है, देखिए इस चीज को समझिए, कोई फ्रेश इन्वेस्ट करना चाहता है क्या? यहां पर सबसे पहले फंडा देखो भाई, फंडा कैसा, फंडा ओके, टेक कैसा, टेक नॉट ओके, टेक साइडवेज टू नेगेटिव है। तो फ्रेश इन्वेस्ट कौन कर सकता है? यहां पे इस चीज को हमें समझना होगा कि जो एक्यूमुलेट करने के लिए रेडी है, यहां पे ध्यान रखिए, एक्यूमुलेट करने के लिए रेडी है वो कर सकता है। बाकी कोई वन टाइम कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखिए, प्राइस फंडामेंटली खराब नहीं है, फंडामेंटली ओके है, टेक्निकली खराब हो जाएंगे 40 के नीचे। तो अगर 40 के नीचे आता है तो ज्यादा वीकनेस होगी, वीक बिलो, मैं लिख देता हूं वीक बिलो, और वीक हो जाएगा। ऐसे तो देखा जाए तो 48 के नीचे वीक हो चुका है, 48 के नीचे वीक है, 54 के नीचे भी वीक हो चुका है, 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ चुका है, और वीकनेस 40 के नीचे हो जाएगी। जो यहां ले रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर कोई वन टाइम ले रहा है तो फिर वो 40 के लेवल का ध्यान रखें। कोई एक्यूमुलेशन मोड में ले रहा है, क्योंकि कंपनी को लेके क्या पॉजिटिव न्यूज आएगी, कब आएगी, वो हमें नहीं पता, तो एक्यूमुलेशन मोड में लेने वाले कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस वो टाइम और प्राइस वाइज आपका पेशेंस टेस्ट करने वाला होगा। यहां पर बात करेंगे, कोई स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है क्या? इज देयर एनी स्विंग ट्रेड? आंसर इज नो। वो स्विंग ट्रेड कब बन सकती है? अब अबो 54 बन सकती है। अबो 54 आएगा तो सोचेंगे उस स्विंग ट्रेड के बारे में। अबो 54 आता है तो ₹47 क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा। 47 सपोर्ट के साथ में हम एक स्विंग ट्रेड देख सकते हैं अबो 54 आने के बाद, वो उसके बाद रिव्यू किया जाएगा। और 54 के बाद में स्टॉक जो है 59, 65 और 71 के ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता हुआ दिख सकता है। ये उसके बाद की कहानी है, फिलहाल की कहानी नहीं है। मैंने तो आपके सामने लिखी है कि अभी ऐसा मैं आपके सामने प्री एनालिसिस करके दे रहा हूं, हालांकि इसको वाकई में उसके ऊपर वापस देखना पड़ेगा। तो इतना क्लियर हुआ हमारे सामने, तो इतना पता चल गया कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक अभी नो, अवॉइड है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए यहां पे फंडामेंटली अच्छा है, लेकिन एक्यूमुलेट मोड में जो ले सके उसके काम का है, और टाइम दे सके उसके काम का है, बाकी किसी के काम का नहीं है। ये चीज आपको नोट डाउन करनी होगी, लिखना होगा, समझना होगा। बड़ा मोमेंटम कब है स्टॉक में? बड़ा मोमेंटम 63 के ऊपर है। छोटा मोमेंटम कब शुरू हो जाएगा? 54 के ऊपर शुरू हो जाएगा। आई होप इससे आपको क्लियर पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी। एक मेरा डिस्क्लोजर, मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स पड़े हैं, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आई एम होल्डिंग 1000 शेयर्स। तो मेरा व्यू थोड़ा बायस भी हो सकता है, मेरे पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं और नीचे के प्राइस पे यहां इस रेंज के आसपास आता है, शायद मैं इसको एक्यूमुलेट भी कर सकता हूं। मैं एक्यूमुलेट, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये मैं एक्यूमुलेट कर सकता हूं क्योंकि मेरा रिस्क इसमें ऑलरेडी डिफाइन है। लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का मेरे पास माल हो जाएगा और मुझे इतना ही लेना है, इसको इससे ज्यादा नहीं लेना, और आने वाले 1 डेढ़ साल 2 साल में बैठ के देखना चाहता हूं कि क्या रिटर्न्स बनते हैं। तो ये मेरा डिस्क्लोजर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आई होप उज्जीवन को लेकर सारी क्लैरिटी आई होगी, क्यों नहीं चल रहा है और दिक्कत क्या हो रही थी वो आपको समझ में आ गई होगी, और एग्जैक्ट मोमेंटम कब आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हुई होगी। किसी टाइप से मेरी तरफ से कोई त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिलेगी और इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके डिटेल मंगा सकते हैं। वेव एनालिसिस की कॉस्ट रहती है 44,000 के अराउंड, और अगर आप चाहते हैं चैनल की डायमंड मेंबरशिप या फिर एसटीपी चार्ट स्कैनर लेना तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे साथ मेंबर भी बन सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए और हमारे लिंक से अकाउंट खुलाकर आप हमारे ग्रुप के पार्ट भी बन सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर आप पिन कमेंट को भी चेक कर सकते हैं। अगली वीडियो मुलाकात होगी। वेव एनालिसिस के लिए इस नंबर पर संपर्क करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।